आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटरप्रेनर की जिनकी जर्नी सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है बट इट्स अ कंप्लीट बिजनेस मास्टर क्लास। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रितेश अग्रवाल, द फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स। एक ऐसा नाम जो इंडिया ही नहीं दुनिया भर के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ले आया। रितेश की जर्नी ऐसी है कि चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे हो, ये कहानी आपके लिए एक रियल टाइम प्लेबुक है। बिकॉज इस जर्नी में आपको सब कुछ मिलेगा, स्ट्रगल्स, फेलियर्स, कमबैक्स एंड स्मार्ट एग्जीक्यूशन। सोच कर देखो, फ्रॉम जीरो टू बिल्डिंग अ 9,000 करोड़ एम्पायर एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लेसन्स हम रितेश के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं वो किसी MBA बुक से ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। रितेश वॉज बॉर्न इन 1993, सो अभी अगर आप देखोगे वो अर्ली 30s में है। और सोचिए, इस एज में लोग यूजुअली 5 से 6 साल जॉब करके सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट रितेश एट दिस एज ही हैज़ ऑलरेडी बिल्ट अ 9,000 करोड़ एम्पायर। ही बिलोंग्स टू स्मॉल टाउन इन ओडिशा कॉल्ड रायगढ़। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो यस, ही बिलोंग्स टू मारवाड़ी फैमिली जिनका ट्रेडिशनली बिजनेस से कनेक्शन होता है। बट इन रितेश केस उनके पास कोई सेट बिजनेस या नेटवर्क नहीं था जो उन्हें सपोर्ट करे। नो फैंसी सिटी, नो बिजनेस कॉन्टैक्ट, नो MBA डिग्री। बस एक बड़ा विजन था, दिमाग में एक अनस्टॉपेबल सोच थी कि कुछ बड़ा करना है। अब दोस्तों सोचिए ज़रा, जब हम 13 या फिर 14 साल के होते हैं तो हम मोस्टली पॉकेट मनी के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, राइट? लेकिन रितेश ही स्टार्टेड सेलिंग सिम कार्ड एट द एज ऑफ 13 जस्ट टू अर्न हिज ओन पॉकेट मनी। और उसी वक्त से ही स्टार्टेड लर्निंग कोडिंग एंड इंटरनेट बेसिक्स। ये एक बड़ी स्किल सेट थी जो रितेश को आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के बिना बिजनेस इम्पॉसिबल है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, चाहे बिजनेस हो या स्टार्टअप, टेक और AI के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। रितेश को ये चीज़ काफ़ी अर्ली एज में समझ में आ गई थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रितेश के 3 कोर इंटरेस्ट थे, टेक, ट्रैवल और एंटरप्रेन्योरशिप। और आगे चलकर ये 3 चीज़ें उसके बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पिलर्स बने। सो गाइस, अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले ये समझो, बिजनेस करने से पहले इंटरेस्ट ज़रूरी है। आजकल लोग दूसरों का बिजनेस देख के कॉपी करते हैं। उसका बिजनेस चल रहा है तो मैं भी वही करूँगा। लेकिन सच ये है कि अगर आपको बिजनेस आपके इंटरेस्ट से अलाइंड नहीं है तो लॉन्ग टर्म सस्टेन करना मुश्किल होगा। रितेश लव ट्रैवल, और जब उसने ट्रैवल किया तो उसने देखा कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। बजट होटल्स इंडिया में पुअरली मैनेज होते थे, एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट नहीं होता था, क्लीनलीनेस का इशू होता था और ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पे नहीं था। उसने ये प्रॉब्लम देखा और उसने सोचा कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एक काम करो, एक पेपर लो, अपने इंटरेस्ट लिखो, उस एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो। दैट्स हाउ रियल सस्टेनेबल बिजनेस आर बिल्ड। देखो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुनने में काफ़ी कूल लगता है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ पैशन से नहीं, क्वालिटी, स्किल्स, क्रिएटिविटी और पेशेंस से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना जाता है। स्कूल ख़त्म करने के बाद रितेश दिल्ली शिफ्ट हो गए। बड़ा सपना था और दिमाग में क्लैरिटी तो थी कि कुछ बड़ा करना है। वहाँ रहकर उन्होंने एक मेजर प्रॉब्लम नोटिस की। इंडिया के बजट होटल्स का एक्सपीरियंस बहुत ही इनकंसिस्टेंट था। कभी शीट्स गंदी होती थी, कभी स्टाफ रूड होता था और कभी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। ट्रैवलर के लिए रिलायबल बजट स्टे मिलना मुश्किल था। इसी गैप को फिल करने के लिए रितेश ने 2011 में स्टार्ट किया ओरोविल स्टेज। ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोग बजट एकोमोडेशन लिस्ट और बुक कर सकते थे। ये थोड़ा Airbnb जैसा मॉडल था। आइडिया इंटरेस्टिंग था और अर्ली ट्रैक्शन भी मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। होटल्स का सर्विस क्वालिटी हर जगह डिफरेंट था। कहीं पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था तो कहीं पे खराब। इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से कस्टमर्स का ट्रस्ट टूटने लगा और ओरोविल फेल होने के एज पे पहुंच गया। लेकिन यहाँ रितेश ने हार नहीं मानी। ओरोविल के फेल होने के बाद रितेश ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन किया। लोगों को सिर्फ चीप होटल नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक रिलायबल, क्लीन और स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस। हर जगह एक जैसा रूम, एक जैसी सर्विस, चाहे वो दिल्ली हो या देहरादून। ये एक रियल नीड थी जो किसी भी बजट ट्रैवलर के लिए गेम चेंजर बन सकती थी। तो 2013 में रितेश ने अपना पूरा मॉडल
पिवोट किया और ओरोवेल को रीब्रांड कर दिया एज अ ओयो रूम्स। ओयो का फुल फॉर्म था ऑन योर ओन, मतलब आप कहीं भी जाओ आप अपने आप पर डिपेंडेंट रह सकते हो, क्योंकि ओयो हमेशा एक स्टैंडर्ड रूम प्रोवाइड करेगा। उनका मिशन सिंपल था, इंडिया के हर कोने में लोगों को क्लीन, अफोर्डेबल और स्टैंडर्डाइज होटल रूम्स अवेलेबल करवाना, जिसमें एसी हो, क्लीन बेड्स हो, वाईफाई हो और एक प्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस मिले बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए। और गेस व्हाट, जब रितेश ने ओयो लॉन्च किया वो सिर्फ 19 साल के थे। इतनी कम एज में इतना बड़ा विजन लेके चलना, दैट्स व्हाट मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओयो का मॉडल इसलिए अलग था क्योंकि रितेश सिर्फ एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते थे, वो एक ब्रांड बनाना चाहते थे जहां कस्टमर को हर जगह सेम एक्सपीरियंस मिले। सो ओयो ने सिर्फ होटल्स लिस्ट नहीं किए, उसने डायरेक्ट पार्टनरशिप किए और उनको कंप्लीट मेकओवर कर दिया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, होटल स्टाफ को ट्रेन किया, टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की और हर होटल्स की ब्रांडिंग की। यानी कि अगर आप मुंबई में ओयो स्टे कर रहे हो या मनाली में, आपको ऑलमोस्ट सेम फील और फैसिलिटीज़ मिलेगी। इस मॉडल से ओयो ने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए, कस्टमर के रिलायबल बजट स्टे, होटल ओनर्स के लिए कंसिस्टेंट बिजनेस और मेकओवर विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट। ओयो की जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था थिल फेलोशिप। रितेश ने अप्लाई किया था थिल फेलोशिप के लिए, जो एक प्रेस्टिजियस यूएस बेस्ड प्रोग्राम है। स्टार्ट किया गया था बाय पीटर थिल, पेपाल के को फाउंडर। इसका सिंपल कंसेप्ट था, अगर आप कॉलेज छोड़ के कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपको $1,00,000 देगा बिना किसी स्ट्रिंग्स के। रितेश को ये फेलोशिप मिल गई और उन्होंने ऑफिशियली कॉलेज ड्रॉप आउट बन के फुल टाइम ओयो पे काम करना शुरू किया। ये ग्रांट सिर्फ पैसा नहीं था, कॉन्फिडेंस और ग्लोबल एक्सपोजर भी था। इस फेलोशिप के बाद रितेश और ओयो पे अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। लाइट स्पीड वेंचर्स ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया, फिर आई सिक्वोया कैपिटल, वन ऑफ द टॉप वेंचर कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। इन इन्वेस्टमेंट से ओयो ने अपना बैकएंड बिल्ड किया, कोर टीम हायर की और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया। थिल फेलोशिप से रितेश को एक ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया और इसी मूवमेंट से ओयो की ग्रोथ रॉकेट स्पीड पे शिफ्ट हो गई। 2014 से लेके 2018 तक ओयो ने इंडिया में जो ग्रोथ की वो लिटरली एक्सप्लोसिव थी। ओयो ने 100+ सिटीज में अपना प्रेजेंस इस्टेब्लिश किया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, गोवा, शिमला, ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट और बिजनेस डेस्टिनेशन पे ओयो ने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया। थाउजेंड्स ऑफ बजट होटल्स ओयो के पार्टनर बन गए क्योंकि ओनर्स को मेकओवर और गारंटीड बुकिंग मिल रही थी। इस टाइम इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट पेनिट्रेशन तेज़ी से बढ़ रहा था, जियो का बूम भी आया था और लोग ऑनलाइन बुकिंग की तरफ भी शिफ्ट करने लगे थे। ओयो ने इस ट्रेंड का फुल एडवांटेज उठाया और उन्होंने अपना डेडिकेटेड ओयो ऐप लॉन्च किया, जो इजी बुकिंग और क्विक चेक इन ऑफर करता था। साथ ही ओयो ने डिस्काउंट्स और रेफरल ऑफर्स किए, जिसकी वजह से कस्टमर बेस बढ़ गया और एक लॉयल ट्रैवल कम्युनिटी बिल्ड की। कॉलेज स्टूडेंट्स, सोलो ट्रैवलर्स, फैमिलीज, कॉर्पोरेट पीपल, सबके लिए ओयो एक गो टू बजट होटल ब्रांड बन गया। शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ, ओयो बिकम अ हाउस होल्ड नेम इन इंडिया। इंडिया में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के बाद रितेश ने डिसाइड किया अब ओयो को ग्लोबल बनाना है। ओयो ने मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपेंशन स्टार्ट की, इंक्लूडिंग चाइना, यूएई, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूके और इवन यूएस। हर कंट्री के लिए ओयो ने लोकल टीम्स हायर की ताकि वहाँ के कल्चर, लीगल रूल्स और कस्टमर बिहेवियर को समझकर बिजनेस स्केल किया जा सके। मॉडल सेम थे, स्टैंडर्डाइजेशन, बजट होटल्स विद टेक बेस्ड ऑपरेशन, बस एडेप्शन लोकल मार्केट के हिसाब से होती थी। रितेश का गोल क्लियर था, चाहे आप शंघाई में हो या सैन फ्रांसिस्को, ओयो का रूम एक्सपीरियंस आपको फेमिलियर फील करेगा। ओयो ने एक्सट्रीमली फास्ट स्केल किया और 2019 तक ओयो बन चुका था वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट होटल चेन बाय रूम काउंट। ये ग्लोबल स्केल देख के इन्वेस्टर्स और भी एक्साइटेड हो गए। सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया सॉफ्ट बैंक विजन फंड, जिसने ओयो में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। इस ग्लोबल मूव ने रितेश को सिर्फ इंडिया का ही नहीं, एक ग्लोबल स्टार्टअप आइकन बना दिया। अब समझते हैं कि ओयो कैसे पैसा बनाता है। सबसे पहला है फ्रेंचाइजी मॉडल। होटल्स ओयो के नेटवर्क में पार्टनर बनते हैं। ओयो उन्हें ब्रांडिंग, टेक, ट्रेनिंग और बुकिंग सपोर्ट देता है। होटल्स जो कमाते हैं उसमें से ओयो कमीशन ले लेता है। ये मॉडल लो रिस्क और फास्ट स्केलेबल वाला था। लीज मॉडल।
कुछ केसेस में ओयो डायरेक्टली प्रॉपर्टी लीज करता है, फिर वो होटल का पूरा ऑपरेशंस मैनेज करता है, स्टाफ, हाउसकीपिंग, प्राइसिंग, सब कुछ। जो भी रेवेन्यू आता है उसमें से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट ओयो का होता है। ओयो का मेजर अर्निंग होता है वाया कमीशन फ्रॉम पार्टनर होटल्स, सर्विस चार्जेस फ्रॉम बुकिंग्स, टेक प्लस ऑपरेशनल सपोर्ट पैकेजेस। देखिए बैक एंड पे ओयो का सिस्टम सुपर स्ट्रॉन्ग है। AI बेस्ड प्राइसिंग इंजन, रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्मार्ट बुकिंग एल्गोरिथम। हर डिसीजन डेटा ड्रिवन होता है। इससे ओयो होटल्स की ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ता है और नेचुरली रेवेन्यू भी इम्प्रूव होता है। 2020 में आया एक अनथिंकेबल डिजास्टर, कोविड-19 पेंडेमिक, जिसने ओयो की ग्रोथ को एकदम ब्रेक लगा दिया। ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में शटडाउन हो गई, फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, टूरिज्म बंद हो गई, बिजनेस ट्रैवल पूरी तरह से जीरो हो गया। ओयो की बुकिंग्स 90% तक गिर गई थी विद इन जस्ट फ्यू वीक्स। जहाँ पे रोज हजारों रूम्स बुक होते थे, वहाँ कंप्लीट साइलेंस हो गया था। इस सडन क्रैश की वजह से ओयो ने मैसिव ले ऑफ किया अक्रॉस इंडिया, चाइना, US और बाकी ग्लोबल ऑफिसेस में। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को अपना जॉब खोना पड़ा। होटल पार्टनर्स भी नाराज हो गए। काफ़ी ओनर्स ने ओयो पे ब्लेम लगाया कि उनका टाइमली पेमेंट्स नहीं मिल रहे थे या कॉन्ट्रैक्ट्स अनफेयर है। कस्टमर्स भी कैंसिलेशन और रिफंड इश्यूज फेस कर रहे थे, जो ओयो के रेपुटेशन पे भी इम्पैक्ट डाल रहा था। रितेश ने उस वक्त एक टफ कॉल लिया। ओयो को ग्रोथ मोड से हटा के सर्वाइवल मोड पे डाल दिया। फोकस शिफ्ट हुआ कॉस्ट कटिंग पे, एम्प्लॉय सेफ्टी, सपोर्टिंग की पार्टनर होटल्स, रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस ऑपरेशंस। इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज फॉर ओयो's जर्नी। कोविड के बाद ओयो की स्ट्रैटेजी सिर्फ एक थी, बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। रितेश ने पर्सनली इस रिकवरी फेज को लीड किया। सबसे पहला स्टेप था शटडाउन करना उन ग्लोबल ऑपरेशंस को जो लॉस मेकिंग थे, जैसे कुछ पार्ट्स ऑफ US, यूरोप और लैटिन अमेरिका। नो मोर एग्रेसिव ग्लोबल एक्सपेंशन, पूरी तरह से फोकस शिफ्ट हुआ प्रॉफिटेबिलिटी पर। और दूसरा मेजर मूव था, रितेश ने होटल पार्टनर्स के साथ फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए ताकि ट्रस्ट रिबिल्ड हो और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सके। फोकस गया बैक टू इंडिया और स्ट्रॉन्ग मार्केट जैसे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहां डिमांड तेजी से रिकवर हो रही थी। कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस किए, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन किए और डेट को रिस्ट्रक्चर किया। इससे कैश फ्लो बेटर हुआ और लॉसेस कम होने लगे। ओवरऑल ओयो ने अपने बिजनेस को स्टेबलाइज किया और स्लो और बट स्टेडी रिकवरी स्टार्ट हो गई। ये फेज था रीबिल्ड, रिफोकस और रीलॉन्च का। One of the most daring and unique moves in Ritesh Agarwal's journey happened in 2019. Something जो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में किसी ने सुना भी नहीं था और किसी ने किया भी नहीं था। That year, Ritesh decided to buy back a huge stake in his own company, Oyo, and we are not talking about a small percentage. He planned to buy 20% additional ownership from early investor. इसके लिए रितेश ने मैसिव पर्सनल लोन लिया 3,700 करोड़ का फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ जापानीज बैंक इंक्लूडिंग सॉफ्ट बैंक जो SBI से बैक्ड है, मिज़ाओ बैंक और नोमुरा होल्डिंग्स। इस डील के बाद रितेश का टोटल स्टेक ओयो में 30% से ज़्यादा क्रॉस किया, मेकिंग हिम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिविजुअल स्टेक होल्डर इन द कंपनी। नाउ हियर इज द किकर, ये मूव किसी इन्वेस्टर ने नहीं बोला था, खुद रितेश ने लिया था, बिकॉज ही हैड इमेंस फेथ इन ओयो's लॉन्ग टर्म फ्यूचर। लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा था क्योंकि ये लोन पर्सनली उसके नाम पर था। अगर ओयो फेल होता या लॉस पे चला जाता तो रितेश के ऊपर पर्सनल फाइनेंस का बर्डन आ जाता। बट दिस बोल्ड बायबैक सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू एंटायर स्टार्टअप वर्ल्ड। आई बिलीव इन माई कंपनी सो मच दैट आई एम बेटिंग माई ओन मनी ऑन इट। इन्वेस्टर्स, मीडिया और स्टार्टअप फाउंडर्स सब स्टर्न थे बिकॉज फाउंडर्स यूजुअली डाइल्यूट स्टेक, पर यहाँ पे रितेश अपना स्टेक बढ़ा रहा था। इस एक्ट के बाद रितेश को लोग इंडिया का मोस्ट फियरलेस फाउंडर कहने लगे। देखिए, ये स्टोरी बताती है कि रियल एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ आइडियाज़ का नहीं, लेकिन कन्विक्शन का गेम है। अब जब हम 2025 में खड़े हैं तो ओयो की कहानी एक कंप्लीट टर्न अराउंड का एग्जाम्पल बन चुकी है। FY24 में ओयो ने अपना पहला फुल ईयर नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 229 करोड़ का, जो कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था। इसके बाद भी मोमेंटम कंटिन्यू रहा। FY25 में फर्स्ट क्वार्टर में 132 करोड़ का और क्वार्टर 2 में 158 करोड़ का प्रॉफिट ओयो ने पोस्ट किया।
तो दोस्तों ये थी कहानी एक स्मॉल टाउन ड्रॉप आउट की, जो अपने विजन, ग्रेट और एक्सिक्यूशन से दुनिया की बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी का फाउंडर बना। ओयो की जर्नी हमें सिखाती है कि रिस्क लेना, गलतियों से सीखना और कभी गिव अप ना करना ही असली एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।